1953 से चला रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मामला आज सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हल होता नज़र आया। चंद्रचूड़ ने जाते जाते एक फ़ैसला शायद माइनॉरिटी के हक़ में बेहतर किया है। हमारे साथ मौजूद हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी। इनसे समझते हैं कि ये फ़ैसला इसको किस तरह से देखते हैं और हुकूमत ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वजह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका स्टेटस छीन लिया था। 2019 में एक मामला दायर हुआ और अब इसका फ़ैसला आया है। सर, इसको कैसे देख रहे हैं? एक हिसाब से कह लीजिए तो थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि एक भारत का सबसे चर्चित माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, अब उसके कैरेक्टर को ही लेकर सवाल था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, तो हमें लगता है कि ये ठीक है। लेकिन और ख़ास तौर पर आज देश में जो हालात है, इसी दौर में वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर सरकार की पूरी नज़र है, कॉरपोरेट की नज़र है, उसको भी छीनने की कोशिश हो रही है। पूरे देश में माइनॉरिटी की पहचान, माइनॉरिटी के वजूद इस समय खतरे में है। तो ऐसे दौर में कोई एक भी ऐसा फ़ैसला कम से कम आता है, भले वो 4-3 वर्डिक्ट से आया है, 4-3-3-4 भी हो जा सकता था, तो लेकिन फिर भी ठीक है, सो फar सो गुड। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 13 तारीख को यहाँ जेपीसी कमेटी आ रही है। अपोजिशन ने बाइकआउट करने का फ़ैसला किया है, कैसा देखते हैं? अब हमको जानकारी एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैंने इस पर हम लोगों का पोजीशन तो बहुत साफ़ है, क्योंकि जेपीसी की मीटिंगें जिस तरीके से हो रही है उसको बहुत संतोषजनक नहीं है। तो बात ये क्लियर है कि देश में वक्फ बोर्ड के सवाल पर व्यापक जनता ने कह दिया कि इसमें सरकार की दखलंदाजी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और वक्फ बोर्ड के जो भी इम्प्रूवमेंट अब चाहते हैं, जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी बात थी जी, कोई फंडामेंटल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दरअसल सरकार की नज़र इस समय ज़मीन पर है, और वो चाहे किसान की ज़मीन उसको छीनने की कोशिश कृषि कानून के ज़रिए, बिहार में लैंड सर्वे के ज़रिए गरीब को ज़मीन से बेदखल करने की साजिश, बिल्कुल वक्फ बोर्ड पर भी ज़मीन को हड़पने के लिए, और वो ज़मीन जो कम्युनिटी के कलेक्टिव यूज़ के लिए बहुत जगह गरीब लोग बसे हुए हैं, वो ज़मीन, और एक ही साथ में तो गरीब की ज़मीन को बेदखल करना और माइनॉरिटी की पूरे पहचान को कमज़ोर करना। तो हमें लगता है कि ये है इसके पीछे की साजिश, और निश्चित तौर पर देश इसके पक्ष में नहीं है। और जेपीसी में भी अब जिस तरीके से भी बातें हो, लेकिन साफ़ है, और जेपीसी जब बनाया गया था तो जेपीसी हमें लगता है कि उसको ढंग से काम करना चाहिए। जेपीसी एक दिखावा तो नहीं होना चाहिए। 17 महीने आप लोगों की सरकार रही, नीतीश कुमार 20 साल से हैं, माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन सर, यहाँ उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड में भी चेयरमैन नहीं है। आपके ज़माने में भी आप लोगों ने कहा था कि माइनॉरिटी कमीशन कुछ दिन रहा, उसके बाद आपकी सरकार जाने के बाद ख़त्म हो गया। सरकार यहाँ नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है कि ये माइनॉरिटीज़ की मसीहाई का दावा होता है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये गलत दावा है। जब से नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स, पूरा एजेंडा है कि माइनॉरिटी को उसकी पहचान मिटाओ, माइनॉरिटी को उनके जो भी अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसको छीन लो। तो नीतीश जी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हुए हैं, इसीलिए उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बने रहेंगे, उसके साथ घर करेंगे और कहेंगे कि हम इससे अलग हैं। ये तो लोगों को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है, और लगातार इसीलिए जो अब देखते हैं कि ज़रा सासाराम में, बिहार शरीफ में जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर हुआ था, वो भी आपको ही बता रहा है। जो मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हैं, उससे भी यही बात है। और जो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को अगर कमज़ोर किया जा रहा है, अगर उसके लिए फ़ंड्स नहीं हैं, वहाँ नियुक्तियाँ नहीं हैं, उसके चेयरमैन नहीं बन रहे हैं, उसको डिसफंक्शनल बना के छोड़ दिया जाए, इससे सरकार का मंशा बहुत साफ़ है। सरकार चाहती है कि कागज़ पर कुछ बना रहे, लेकिन माइनॉरिटी को अपना हक ना मिले। और ये नीतीश जी या नीतीश जी से भी बढ़ कर के भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, और नीतीश जी बस उसी को लागू कर रहे हैं, उसके औजार बने हुए हैं। CPIML गरीबों की पार्टी है, बड़ी उम्मीद है गरीबों को। सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलितों से भी बदतर है। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से
माइनॉरिटीज़ को लेकर के कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई बड़ी बात? हमेशा हम सच्चाई के पक्ष में, इंसाफ के पक्ष में खड़े होते हैं, और इस समय सच्चाई और इंसाफ यही तो माइनॉरिटी के लिए सबसे ज़रूरी हथियार है। इसी की लड़ाई को माइनॉरिटी की लड़ाई है। शेष तो आर्थिक मुद्दे हैं, रोज़गार के सवाल हैं, और उसमें भी जहाँ तक रोज़गार, ज़मीन इसकी बात है, पक्का मकान की बात है, शिक्षा की बात है, तालीम की बात है, हर मोर्चे पर हम माइनॉरिटी के पूरे राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। माइनॉरिटीज़ आज सिर्फ वोट बैंक के लिए रह गई है, या तो इसको भड़का करके, या इसको डरा करके, या इसके साथ रह करके? बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी मतलब यहाँ इस देश में, इस देश को बनाने में माइनॉरिटी मेजॉरिटी वो तो समय समय की बात होती है। अब इसी में कश्मीर जाइए तो वहाँ एक तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटी एकमात्र स्टेट हिंदुस्तान का बचा हुआ है, और लोग कहते हैं कि इसीलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना गया। अब आप सीमांचल के इलाके में जाइए जहाँ माइनॉरिटी की अच्छी तादाद है, वहाँ जा कर के लोग पूरा दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। तो और माइनॉरिटी भी कोई ज़रूरी नहीं है माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम हो, माइनॉरिटी भाषा के आधार पर भी है। तो आज कहीं कोई मेजॉरिटी है, कहीं कोई माइनॉरिटी है, ये एक रिलेटिव शब्द है। तो हमें लगता है कि इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान को बनाने में, चलाने में, इस देश को बना पूरी तरह से ये हिंदू मुस्लिम एकता पर देश टिका हुआ है। तो इसको जो भी हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, और इसीलिए हमें लगता है कि हाँ, तो माइनॉरिटी के अलग से देश को बनाने का इक्वल सिटीजनशिप, इसलिए हम लोग जो बात करते हैं वो है इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल राइट्स, और इक्वल सिटीजनशिप और इक्वल राइट्स के मामले में बिल्कुल हमें लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर का हक है। चाहे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और सबको बराबरी का हक, बराबरी मतलब उसमें सिर्फ वोट की बराबरी नहीं, सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी, सब जो है वो खतरे में है। तो बिना ह्यूमन राइट्स, बिना माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक डेमोक्रेसी कैसे चल सकता है? सच्चर कमेटी पे बात, इस बार लोकसभा इलेक्शन हुआ सर, तमाम तरह की बातें हुई, एक आध बार कहीं कोई आवाज़ आई सच्चर कमेटी पे? आपके यहाँ से जो बात होती है, आप लोगों ने भी बहुत से कमीशन पे बात किया, लेकिन सच्चर कमेटी पे पार्टियां खुल के बात नहीं कर रही हैं। नहीं, हमें लगता है कि देखिए कमेटी, सच्चर कमेटी कुछ पुरानी है तो लोग अभी शायद उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे थे, और अभी आप देखिए सच्चर कमेटी का मिसयूज़ हो रहा है। वक्फ बोर्ड का पूरा अधिनियम सच्चर कमेटी के हवाले से लाया गया कि सच्चर कमेटी ने पाया था कि वक्फ बोर्ड में मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसके मैनेजमेंट को ठीक करने के नाम पर, उसकी आमदनी बढ़ाने के नाम पर, एफिशिएंसी लाने के नाम पर वक्फ बोर्ड का ये बिल लाया गया। तो सच्चर कमेटी का दोनों हमें देखना है कि उसका दुरुपयोग ना हो, और सच्चर कमेटी में जो चिंताएं व्यक्त की गई थी, उसी तरह के देश में बहुत सारे कमेटीज़ की रिपोर्ट है, देख लीजिए एजुकेशन को लेके, बिहार में कहीं तो लैंड रिफॉर्म की बात है, कॉमन एजुकेशन की बात है। तो ऐसी सारी बातें जो गरीबों के हक़ में हैं, माइनॉरिटीज़ के हक़ में हैं, कमज़ोर वर्ग के हक़ में हैं, तो उस पर अमल होना चाहिए। और बिल्कुल हमें लगता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है इस देश में, एक स्टेटस रिपोर्ट है। इसी तरीके से हम लोग जब कहते हैं कि कास्ट सेंसस हो और सोशियो इकोनॉमिक पूरा देश में सर्वे हो, उससे और पता चल जाएगा कि कौन किस स्थिति में है, और जो भी कमज़ोर स्थिति में है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। क्या लगता है कि आने वाले इस इलेक्शन के बाद आने वाला इलेक्शन फिर वही मुद्दा होगा, मुसलमान हिंदू और उसके बीच में तमाम पार्टियां अपना रोटी सेकेंगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है। वो जो 80-20 की बात करते हैं, वो जो कहते हैं कि जो नारा उन्होंने दे दिया, सेंट्रल उनका स्लोगन है बटोगे तो कटोगे, तो एक तरीके से हिंदुओं को ये संदेश दिया है। अयोध्या से अगर अवधेश प्रसाद जी जीत करके गए हैं तो हमें लगता है कि एक संकेत है कि हिंदुस्तान अब ऊब चुका है इस पूरे हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स से, और देश चाहता है कि देश में डेमोक्रेसी की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, गरीबों के विकास की बात हो, एक एजुकेशन की उम्मीद है कि महाराष्ट्र में उसी दिशा में जनादेश मिलेगा। झारखंड में ज़रूर लोकसभा में 19 से तो हम लोगों ने बेहतर किया, लेकिन फिर भी लोकसभा में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था, लेकिन विधानसभा में मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि झारखंड को एक लूट खंड में तब्दील कर देने की, अदानी के लिए झारखंड को कब्जा करना चाहती है, ताकि छत्तीसगढ़ ओडिशा के बाद झारखंड पर कब्जा करके एक अदानी त्रिकोण पूरा कर लिया जाए। और जो गोड्डा मॉडल है
जहाँ ऑस्ट्रेलिया से अदानी का कोयला आता है, प्रॉफिट उसमें भी अदानी को, बिजली बांग्लादेश जाती थी उसमें भी अदानी को प्रॉफिट, और झारखंड को सिर्फ नुकसान ही नुकसान। ज़मीन झारखंड के किसानों की गई, पानी झारखंड का गया, धुआं प्रदूषण झारखंड के हिस्से में है। तो ये जो मॉडल है, झारखंड की कीमत पर अदानी को फ़ायदा पहुंचाओ, तो झारखंड इसकी इजाज़त नहीं देगा। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे दीपांकर भट्टाचार्य। अदानी त्रिकोण पे इस बार झारखंड ज़रूर ज़र्ब लगाएगा। बहुत सी बातें कही इन्होंने। सच्चर कमेटी के उस रिपोर्ट को, जहां वक्फ बोर्ड में कुछ तब्दीलियां करके वक्फ बोर्ड को उस इख्तियार दे करके वक्फ बोर्ड को खड़ा करना था, उसका गलत इस्तेमाल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। ये लोग कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने जो कहा, देखते हैं आने वाला वक्त क्या बताता है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम। नई फिक्र को पसंद करने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा उद्देश्य आपकी आवाज़ और अधिकार को प्रमुखता देना है। अगर आप नई फिक्र के टीम का सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए स्कैनर को स्कैन कर अपना योगदान कर सकते हैं। शुक्रिया।